नमस्कार और स्वागत है। नमस्ते। हम बात कर रहे हैं आर्नल्ड श्वार्ज़ेनेगर के सफलता के वो 6 नियम जो उन्होंने अपने एक बहुत ही मशहूर भाषण में बताए थे। हाँ, वो भाषण जो वायरल हो गया था YouTube पर तो शायद 100 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है, हिंदी डबिंग में भी। बिल्कुल, और लाखों लोग उसे रोज सुनते भी हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि इन 6 नियमों को थोड़ा गहराई से समझें। जी, और ये नियम आर्नल्ड ने अपने खुद के अनुभवों, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों से निकाले हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं है। सही कहा। तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने भाषण में क्या अनुभव साझा किए और क्यों ये नियम इतने प्रभावशाली माने जाते हैं। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि आर्नल्ड का सफर देखिए, बॉडी बिल्डिंग, फिर मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री भी, मतलब हर फील्ड में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। तो चलिए देर नहीं करते और पहले नियम से ही शुरुआत करते हैं। जी। तो सफलता का पहला नियम आर्नल्ड बताते हैं, आपके पास एक लक्ष्य, एक विजन होना चाहिए, साफ मंजिल। हाँ, क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं पता तो आप जाएंगे कहाँ? बस भटकते रहेंगे। एकदम। और उन्होंने ये बात अपने जीवन से समझाई, बताया कि कैसे वो ऑस्ट्रिया में 1947 में पैदा हुए थे और मतलब उन्हें वहाँ का माहौल पसंद नहीं था। वो अपने आसपास एक साधारण जीवन देख रहे थे, लोग किसान बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं, पर उन्हें लगता था कि नहीं, वो इसके लिए नहीं बने। ये फीलिंग कि मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूं, ये कई लोगों में होती है, पर उसे पहचानना और उस पर अमल करना बड़ी बात है। सही कहा। उनके माता पिता शायद चाहते थे कि वो भी वैसा ही कुछ करें, पर आर्नोल्ड को लगता था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया है ना, जब वो 11 साल के थे। हाँ बिल्कुल। स्कूल में अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और बस वो गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े पुल, चौड़े हाईवे देखकर उनके दिमाग में बस एक ही बात आई कि मुझे यहीं जाना है। एग्जैक्टली, यही वो जगह है जहां मुझे जाना है। अब सोचिए, उस वक्त ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से ये कितना बड़ा सपना रहा होगा। जाहिर है, पर सपना देखना एक बात है, रास्ता कैसे मिलेगा? वो रास्ता भी मिला। उन्होंने एक दुकान की खिड़की में एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी। कवर पर थे रेग पार्क, 3 बार के मिस्टर यूनिवर्स। अच्छा। और कवर पर लिखा था, रेग पार्क मिस्टर यूनिवर्स कैसे बना। बस उन्होंने वो मैगजीन खरीदी और उसे पढ़ डाला। तो वहां से मिला ब्लूप्रिंट। हाँ। उन्हें अपना पूरा प्लान मिल गया। उन्होंने तय किया, पहले रेग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, फिर फिल्मों में जाऊंगा, करोड़पति बनूंगा, फेमस हो जाऊंगा। कमाल है, मतलब एक मैगजीन ने पूरी जिंदगी का नक्शा बना दिया। बिल्कुल। और वो कहते हैं, कितना एक्साइटिंग फील हुआ था मुझे जब मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये विजन की ताकत है। सही बात है। जब लक्ष्य इतना साफ होना तो अंदर से एक अलग ही ऊर्जा आती है, सब कुछ आसान लगने लगता है। जैसा उन्होंने कहा, हाँ, आप इसकी तुलना उससे कर सकते हैं जो अमेरिका में सर्वे हुआ था कि लगभग 74% लोग अपनी नौकरी से नाखुश हैं। ओ 74%। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और शायद इसकी एक वजह यह है कि उनके काम के पीछे कोई उनका अपना पर्सनल विजन या पैशन नहीं जुड़ा होता, वो बस काम कर रहे होते हैं। जबकि आर्नोल्ड वो कहते हैं कि जब वो 5-6 घंटे रोज ट्रेनिंग करते थे तो दर्द में भी मुस्कुराते थे। क्योंकि हर रैप, हर सेट उन्हें उनके सपने के करीब ले जा रहा था, मिस्टर यूनिवर्स बनना। हाँ, और यही चीज फिल्मों में भी दिखी। वो कॉनन द बार्बेरियन का किस्सा बताते हैं जी। कि शूटिंग में कितनी तकलीफ हुई। बहुत। वो घिसट रहे हैं, चोट लग रही है, डायरेक्टर कह रहा है एक और टेक, पर वो दर्द भूलकर उस परफेक्ट शॉट को विजुअलाइज कर रहे थे, अपने विजन को पूरा होते देख रहे थे। और यही नहीं, राजनीति में भी देखिए, उन्हें पता था कि वो अमेरिकी संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हाँ, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे। तो उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया? कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब विजन बिल्कुल क्लियर था। तो पहला नियम एकदम साफ है, एक विजन, एक लक्ष्य होना ही चाहिए। वो आपको ड्राइव देता है। बिल्कुल, वो आपकी मेहनत को दिशा देता है। अच्छा, अब विजन तो बन गया, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, और सबसे पहली मुश्किल शायद लोगों की बातें होती हैं। यहीं पर आता है दूसरा नियम। हाँ, और वो है निराशावादी लोगों की मत सुनो, डोंट लिसन टू नेसेयर्स। ये कितना कॉमन है ना? आप कुछ भी नया या बड़ा करने की सोचो, 10 लोग आ जाएंगे कहने कि अरे ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, और अर्नोल्ड के साथ तो ये शुरू से हुआ। हाँ, जब उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा, बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो सबने, उनके माता पिता ने भी कहा ये असंभव है।
क्या कारण बताएं? वही सब कि पैसे नहीं है, अमेरिका में इतना कंपटीशन है, वहां तुम्हें कौन पूछेगा, मतलब हर तरफ से नेगेटिविटी। लेकिन उन पर असर नहीं हुआ इसका? नहीं, वो कहते हैं कि जब लोग कहते थे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तो वो उसे सुनते थे पॉसिबल। वाह, ये तो नजरिया बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और उन्होंने नेल्सन मंडेला को कोट किया कि जब तक कोई कर न दिखाए तब तक सब कुछ असंभव ही लगता है। तो आर्नोल्ड ने सोचा मैं ही वो कोई बनूंगा। एक कमाल का सेल्फ बिलीफ है, और ये बहुत जरूरी है कि आप बाहर की नेगेटिविटी को फिल्टर करना सीखें। हर किसी की राय मानने लायक नहीं होती। सही कहा। और ये नेगेटिविटी उन्हें हॉलीवुड में भी मिली जब एक्टिंग करने गए। तो वहां भी लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। बहुत। एजेंट्स ने, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स ने कहा तुम्हारा ये बॉडी बिल्डर जैसा शरीर ये फिल्मों में नहीं चलेगा, तुम्हारा एक्सेंट जर्मन है, कौन समझेगा, और तुम्हारा नाम श्वार्ज़नेगर, ये तो कोई बोल भी नहीं पाएगा। हर चीज को लेकर ऑब्जेक्शन। हाँ, सब कुछ इम्पॉसिबल बताया। लेकिन आर्नल्ड ने क्या किया? जैसा उन्होंने भाषण में कहा, आई डिडंट गिव अ शिट। सीधी बात। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अपने ऊपर भरोसा रखा और मेहनत की, इंग्लिश सुधारी, एक्सेंट पर काम किया, एक्टिंग सीखी। और नतीजा? नतीजा ये कि 5 साल के अंदर वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, सबसे ज्यादा फीस लेने वाले। ये दिखाता है कि अगर आप अपने विजन पर टिके रहें और नेगेटिविटी को नजरअंदाज करें तो क्या हासिल किया जा सकता है। और यही अनुभव उन्हें राजनीति में भी हुआ। वहां भी लोगों ने कहा था कि ये एक्टर क्या राजनीति करेगा। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि शायद वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और बेसलेस नेगेटिविटी में फर्क करते थे। ऐसा नहीं कि किसी की भी नहीं सुनी। हाँ, ये हो सकता है, पर उन आवाजों को पहचानना जरूरी है जो सिर्फ आपका हौसला तोड़ने के लिए हैं। तो ये दूसरा नियम एक तरह से पहले नियम यानी विजन की रक्षा करता है। बहुत बढ़िया पॉइंट। तो विजन सेट हो गया, नेगेटिव लोगों से बच लिया। अब क्या? अब आता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे सीधा और सिंपल है। और वो है कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड। आर्नोल्ड को बहुत चिढ़ होती है जब लोग कहते हैं कि रे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, जैसे 45 मिनट वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं है। उन्होंने इसका एक बड़ा सिंपल सा हिसाब भी दिया था। बिल्कुल। दिन में 24 घंटे होते हैं, मान लीजिए 8 घंटे आप सोते हैं, ठीक है, 8 घंटे आप काम करते हैं। हाँ, कितने बचे? 8 घंटे। 8 घंटे बचे। अब इसमें से मान लीजिए 2 घंटे आने जाने खाने पीने में लग गए, तब भी 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे रोज? हाँ। तो उनका सवाल था कि लोग इन 6 घंटों का करते क्या है? टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं। ये असल में अपनी प्राथमिकताओं का सवाल है। टाइम नहीं है अक्सर बहाना होता है, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कहने का। एकदम। और फिर उन्होंने अपना उदाहरण दिया। जब वो अमेरिका आए तब उनका रूटीन क्या था? वो कॉलेज जाते थे, रोज 5 घंटे वर्कआउट करते थे। 5 घंटे? हाँ। फिर सप्लीमेंट्स वगैरह के लिए पैसे चाहिए थे तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी करते थे। अच्छा। और इसके अलावा हफ्ते में 4 रातें एक्टिंग क्लास जाते थे, रात 8 बजे से 12 बजे तक। बाप रे, मतलब सोने के अलावा शायद ही कोई खाली वक्त होता होगा। वो कहते हैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये तो मतलब एक्सट्रीम डेडिकेशन और डिसिप्लिन है। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में ग्रिड कहते हैं। लंबे समय तक किसी लक्ष्य के लिए जुनून और दृढ़ता बनाए रखना। ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने मोहम्मद अली का किस्सा भी सुनाया। हाँ, सिटअप्स वाला। वही कि रिपोर्टर ने पूछा आप कितने सिटअप्स करते हैं, तो अली ने कहा मैं गिनना तब शुरू करता हूँ जब दर्द होने लगता है। वाह, मतलब पेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद असली मेहनत शुरू होती है। हाँ, आर्नोल्ड के लिए यही हार्ड वर्क है, अपनी लिमिट्स को पुश करना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपनी पूरी क्षमता लगा रहे हैं या हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वर्क वर्क वर्क, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये मेहनत ही है जो आपके विजन नियम 1 को हकीकत बनाती है और नेसेयर्स नियम 2 को गलत साबित करती है। रोज अगर 1 घंटा भी आप किसी स्किल पर या अपने गोल पर लगाएं तो साल भर में कितना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही। तो मेहनत तो करनी है। अब चलते हैं चौथे नियम पर, और ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कई लोगों के लिए। कौन सा नियम है ये? प्लान बी मत रखो, नो प्लान बी। अर्नोल्ड कहते हैं कि उन्हें प्लान बी के आइडिया से ही नफरत है। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ, इसलिए ये चौंकाता है, पर उनका तर्क सुनना जरूरी है। क्या तर्क देते हैं वो? वो कहते हैं कि प्लान बी का ख्याल ही आता है सेल्फ डाउट से, मतलब आत्मसंदेह से। और सेल्फ डाउट सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप प्लान बी के बारे में सोचते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस प्लान ए से हट जाता है,
आप प्लान ए पर 100% नहीं दे पाते। तो उनका मानना है कि इससे प्लान ए के फेल होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, तो आप अपना बेस्ट देते हैं। एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर बनता है। जैसे अगर खाई पार करनी है और पीछे पुल तोड़ दिया गया हो तो आप पूरी जान लगा देंगे पार करने में। बिल्कुल यही बात। वो कहते हैं प्लान बी रखना एक बुरी आदत है। ये ऐसा है जैसे आप मानकर चल रहे हैं कि प्लान ए शायद फेल हो जाएगा। और उन्होंने खुद कभी प्लान बी नहीं रखा। नहीं, वो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग हो, अमेरिका आना हो, एक्टिंग हो या राजनीति, किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए उन्होंने कभी प्लान बी नहीं रखा, सिर्फ फुल कमिटमेंट। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसमें दम है। इसे बर्निंग द ब्रिजेस कहते हैं। फोकस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हर सिचुएशन के लिए ये शायद सही ना हो। कभी-कभी रिस्क मैनेजमेंट में बैकअप प्लान जरूरी होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। ये उनकी अपनी फिलॉसफी है जिसने उनके लिए काम किया। बिल्कुल, ये उनके माइंडसेट को दिखाता है, टोटल कमिटमेंट। और आपने अभी रिस्क की बात की, सेल्फ डाउट की बात की, यहीं से जुड़ता है 5वां नियम। ओके, बताइए। हारने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड टू फेल। ये तो चौथे नियम के साथ बहुत अच्छे से फिट होता है। अगर आप फेल होने से नहीं डरते तो शायद आपको प्लान बी की जरूरत ही महसूस ना हो। बिल्कुल सही लिंक किया आपने। अर्नोल्ड कहते हैं कि फेल होने में कुछ गलत नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है, कई बार फेल हुआ है। हाँ, ये तो सच है। फेलियर तो सक्सेस के रास्ते का हिस्सा है। उन्होंने माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया। जी, बास्केटबॉल के लेजेंड। हाँ, उन्हें महानतम खिलाड़ी माना जाता है, पर उन्होंने अपने एनबीए करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट मिस किए थे। 9,000? ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि फेलियर तो प्रोसेस का हिस्सा है ही। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ते हैं ना, कि आप फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं, ये नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है। हाँ, कैरल ड्वेक का कॉन्सेप्ट। अर्नाल्डो ने अपनी फेलियर्स भी गिनाई। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हारे, वेट लिफ्टिंग हारे, फिल्में फ्लॉप हुई, चुनाव हारे। तो उनके लिए असली हार क्या है? गिरना नहीं, नहीं। असली हार है गिरकर दोबारा ना उठना। अच्छा। असली हार है फेल होने के डर से कोशिश ही ना करना, या हारने पर दूसरों पर इल्जाम लगाना, या अपनी गलतियों से सीखना नहीं और बार बार वही गलती दोहराना। वो कहते हैं विनर्स वो नहीं जो कभी फेल नहीं होते, विनर्स वो होते हैं जो फेल होते हैं, उठते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर उठते हैं, बार बार उठते हैं। ये रेजिलियंस की बात है, लचीलापन, कि आप झटके सहकर वापस कैसे आते हैं। सफलता अक्सर इसी क्षमता पर निर्भर करती है। और उनका मानना है कि फेलियर का डर आपको पैरालाइज कर देता है, आप बड़े फैसले नहीं ले पाते। इसलिए वो कहते हैं डरो मत, फेल होना ओके है, बस उठो और फिर से कोशिश करो। ये डर को हटाकर एक्शन पर फोकस करने वाली बात है। बहुत पावरफुल मैसेज है। तो ये था 5वां नियम। अब आते हैं आखिरी 6ठे नियम पर। जी। 6ठा नियम है समाज को वापस दो, गिव बैक। अच्छा, ये पर्सनल सक्सेस से हटकर है। हाँ, मतलब जब आप सफल हो जाएं, अपनी मंजिल पा लें, तो रुके, पीछे मुड़कर देखें और समाज को या जरूरतमंद लोगों को किसी न किसी तरह से वापस दें, मदद करें। ये सिर्फ चैरिटी या दान की बात नहीं है, शायद इसका मतलब और गहरा है। बिल्कुल। अर्नोल्ड इसे सिर्फ एक ड्यूटी नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि ये आपकी सफलता को पूरा करता है। इससे आपको अंदर से एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक पूर्णता का एहसास होता है। हाँ, ये बात सही है। रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें ज्यादा खुशी और संतोष मिलता है। इसे हेल्पर्स हाई भी कहते हैं। अच्छा। ये आपकी अपनी सफलता को एक बड़ा मतलब देता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे होते, और ये एक तरह से साइकिल भी पूरा करता है। समाज ने आपको मौके दिए, आप सफल हुए, अब आप समाज को मजबूत कर रहे हैं ताकि और लोगों को मौके मिले। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। ये सफलता को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। बिल्कुल। तो ये थे अर्नर्ड श्वार्ज़नेगर के सफलता के 6 नियम। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला, एक क्लियर विजन रखो। दूसरा, नेगेटिव लोगों की मत सुनो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। चौथा, कोई प्लान बी मत रखो। पांचवा, फेल होने से डरो मत। और छठा, समाज को वापस दो। ये 6 नियम मिलकर अर्नल्ड की पूरी फिलॉसफी बताते हैं। उनका सेल्फ बिलीफ, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, सब कुछ उनके अपने अनुभवों से निकला है। हाँ, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इन नियमों को सुनने के बाद शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि वो अपने विजन की तरफ बढ़ने के लिए आज, अभी इन नियमों में से किसी एक को ध्यान में रखते हुए
कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? हम्म। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो, पर वो एक कदम होना चाहिए। चाहे वो अपने विजन को और क्लियर करना हो, या किसी नेगेटिव बात को नजरअंदाज करना हो, या बस 15 मिनट ज्यादा मेहनत करना हो, या फेलियर के डर को साइड रखकर कुछ नया ट्राई करना हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए, एक ठोस सवाल। जी। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।